जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, का नाम है मुस्कुराती सुबह। मुझे उम्मीद है आपने हमारा किचन सेगमेंट एंजॉय किया होगा। और आज जो शेफ नौरीन ने बनाए हैं विंग्स, उनकी तो क्या ही बात है, क्या अरोमा हमारे सेट पे फैल चुका है और हम सब जो है उसको टेस्ट करने की उम्मीद में है। बस हम जल्दी से उसको टेस्ट कर लें और ज़बरदस्त आप भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा और इस जो है ना रेसिपी से लुत्फानंदोज हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की जानिब। मैंने जैसे कि विंग्स का जिक्र किया और फास्ट फूड का जिक्र किया, जंक फूड का जिक्र मैं कर रही हूँ अपनी बातों में। आजकल ये मैं देख रही हूँ कि बच्चों में बहुत ज्यादा जो है ना वो मोटापा बढ़ता चला जा रहा है। हम लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि अल्लाह हमारा बच्चा सेहतमंद हो गया, हमारा बच्चा नहीं भाई नहीं इसको टोको नहीं, इसको कुछ नहीं कहो। लेकिन मोटापा कितना ज्यादा गलत है, ये बढ़ते 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 जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो इतने ज्यादा मसाइल हो जाते हैं। उसका बचपन खूबसूरत, बचपन में ही इतनी ज्यादा कशीदगी, इतनी ज्यादा परेशानियां हो जाती हैं। तो सिर्फ एक मोटापे से जो कहानी शुरू होती है वो कहाँ तक पहुंचती है, इतनी सीवियर डिजीज हो जाती है आपके बच्चे को। तो आप लोगों ने, अगर अल्लाह ना करे आपका बच्चा थोड़ा मोटा है, ओबेसिटी की तरफ है, तो आप उसको अभी से रोकें। और आज हमने मधु किया अपने स्टूडियो में डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब को, जो कि बेस्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, बढ़ के उनकी साथ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं जी आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत हसीन लग रही हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, जैसे मैंने जिक्र किया बच्चों में बढ़ता हुआ मोटापा, मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ तो माँ बाप वालिदैन जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारा बच्चा जो है सेहतमंद है, ये अच्छा है, गोलू मोलू लगता है बचपन। लेकिन अगर इसी वक्त हमने अपने बच्चों का मोटापा नहीं रोका, एक तो हमें डाइट किस तरह की रखनी चाहिए। हमारा बच्चा एक सिर्फ मोटापे की वजह से कॉन्स्टिपेशन है, एलर्जी है, थायराइड है और बड़ी बड़ी सीवियर डिजीज की तरफ जो है उसका मतलब उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी शुरुआत होना शुरू हो जाती है। तो किस तरह से जो है ये मोटापे से स्टार्ट होता है और कहाँ तक पहुँचता है? ओवर टू यू डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा टॉपिक है। हमेशा मैं कहता हूँ कि मेट्रो न्यूज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इन टॉपिक्स को उठाता है और लोगों को बहुत सारी फ़ायदियत होती हैं इन चीज़ों से जो हम बता रहे होते हैं। आजकल नो डाउट मोटापा कि मेन रीज़न जो है वो अनहेल्दी फूड है, जंक फूड। आपने एक घुबलू बच्चा तो बोला कि घुबलू बच्चा अच्छा लगता है, बट घुबलू बच्चा हमेशा कहीं ना कहीं बीमारियों का शिकार होता है। एग्जैक्टली। घुबलू बच्चा हमेशा कहीं ना कहीं लेथार्जिक होगा, अंदर से वीक होगा, चलना फिरने से कासिर होगा, एक्सरसाइजेस नहीं कर सकेगा। उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो अंदरूनी बीमारी के साथ साथ जो प्रॉब्लम होता है वो होता है घुटनों का। उनके घुटने जल्दी बैठ जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आप जो मोटापा है उसको कंट्रोल करना बहुत अर्ली एज से ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, वेट का हम किस तरह से मेजर करें कि हमारे बच्चे का कितनी उम्र में कितना वेट होना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ पे किसी को ऐसा जितनी नॉलेज नहीं होती, हम लोग बस अपने बच्चे के बढ़ते हुए वेट से खुश होते हैं। लेकिन एवरेज वेट कितना होना चाहिए? हम स्टार्टिंग से अगर बात करें कि अगर बच्चा पैदा हुआ है, पैदाइशी वेट किसी का 11 पाउंड है, किसी का 12 पाउंड है, किसी का 7 पाउंड है, उसके अलावा जो बढ़ती हुई एज है 1 साल के बच्चे का वेट अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए? अच्छा, एक तो आपको बता दूं कि वेट हमेशा कैलकुलेशन, पीडियाट्रिक्स की कैलकुलेशन हमेशा किलोग्राम्स में, केजी में, पाउंड्स में नहीं है। ठीक है। हमारे जितने फार्मूलाज हमने जो पीडियाट्रिक्स में याद भी करते हो, पर केजी पर डोज या पर केजी पर बीएमआई, इस तरह हम याद करते हैं। ठीक है। अच्छा, बीएमआई भी केजी में निकलता है, पाउंड्स में नहीं निकलता। ओके। और बीएमआई में हाइट और वेट को हम कैलकुलेट करते हैं और उसमें इंचेस होते हैं हाइट में और इसमें किलोग्राम्स होते हैं। तो इस तरह कैलकुलेशन करते हैं कि जो बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं। ठीक है। तो बच्चा जब पैदा हुआ है तो उसका वेट कितना किलो हो तो बच्चा नॉर्मल? देखिए कहकशा दो चीज़ें हैं। आजकल के ज़माने के बच्चे जो है ना जो पैदा हो रहे हैं वो अब आप प्री नेटल स्टार्ट करें कि माँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, हमने लास्ट टाइम भी एक गुफ्तगू की थी कि माँ के साथ जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसकी वजह से, या माँ की हेल्दी डाइट नहीं है उसकी वजह से जो बच्चे आजकल पैदा हो रहे हैं, एक तो सिजेरियन से हो रहे हैं क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ पेन। दूसरा जो सबसे बड़ा मसाइल है वो है उनकी अनहेल्दी डाइट और अनहेल्दी हैबिट्स ऑफ स्लीप, डेली रूटीन। ये सारी रूटीन हमारे मुल्क में ख़राब हुई। हमारे मुल्क को तो बात नहीं बता सकता, बट कराची शहर की तो रूटीन वेरी वर्स्ट। मतलब लोग लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, कोई स्केड्यूल नहीं है जी। कोई एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल्स नहीं है, कोई हेल्दी डाइट का प्रोटोकॉल नहीं है कि हेल्दी डाइट क्या होती है। और हेल्दी डाइट में लोग समझते हैं कि भाई हमने 2 अंडे खा लिए हैं वो बहुत हमारे लिए, बाकी टाइम पूरे दिन आप जो माएँ भी, मैं प्रेगनेंसी में बोल रहा हूँ, नूडल्स खा रही हैं।
बर्गर्स खा रही हैं, फ्रेंच फ्राइज खा रही हैं, मतलब अनहेल्दी डाइट। और दूसरा उस पर अनहेल्दी डाइट की वजह से देखिए हर चीज़ अंदर बच्चा पलेगा भी तो हेल्दी डाइट से बढ़ेगा। तो आजकल के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना वो पैदा हो रहे हैं 2.5, 2.2, 2.3 केजी के बच्चे। एक ज़माने में बच्चे का एक नॉर्मल स्क्वेजल होता था 3.2 केजी। अब हो गया 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, बड़ा कम लोड। डॉक्टर साहब आया भाई हमारे डेली कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात कंटिन्यू करते हैं आपकी। पहले आया भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आया भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? अब तो डॉक्टर साहब छा गए हैं, बड़े माशाल्लाह बड़े चैनल पे बैठे रहते हैं, बड़े अच्छे प्यार से समझाते हैं ये। बिल्कुल। तो अच्छा, क्योंकि देखिए बच्चों, मुझे असल में कुछ हैरत अंगेज बात आजकल ये लगने लगी, बच्चों में हमने कभी नहीं सुना था कि डायबिटीज होगा या जिगर की बीमारी या हार्ट की प्रॉब्लम होगी, लेकिन आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा हो रही है, बच्चों में भी हो रही है, कोई एज लिमिट इतनी रही नहीं। लेकिन मुझे सवाल डॉक्टर साहब से करना है, डॉक्टर साहब एक तो ठीक है आप हो जाता है, आप मेडिसिन यूज करते हैं, लेकिन बच्चों में ये चीज क्या हमारी जो ग़िज़ा हम यूज कर रहे हैं या जो हम लोग आजकल आर्टिफिशियल फूड्स खा रहे हैं उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं, उसकी वजह से ये ज्यादा हो रही है या यानी हमारे लाइफस्टाइल की वजह से? और अगर हमें यानी बच्चों को मॉनिटर पे किस तरह करना पड़ेगा? अगर फर्स्ट तो इतनी सी एज से हो रहे तो हमें वी शुड मॉनिटर, और उसका मॉनिटर करने का तरीका हमें जरा बता। अच्छा, मुझे याया भाई की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्या बासित भाई, याया भाई का सवाल क्या था? अच्छा, एहतियात के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग याया भाई। मुझे आवाज़ सही प्रॉपर नहीं आ पा रही थी, सो सॉरी फॉर दैट। बढ़ते डॉक्टर साहब की जानी। डॉक्टर साहब, याया भाई का सवाल भी वही था कि जो प्रॉब्लम्स बच्चों में बढ़ रही हैं, हार्ट्स के मसाइल वो बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा, मैंने सुना है उनके सराउंडिंग्स में होंगे, तो वो कह रहे हैं इन सब चीज़ों से किस तरह जो है वो बचा जाए। उसी टॉपिक पे ऐसा हम पहले स्टार्ट हमने किया है वेट से, कि वेट कैसे बढ़ता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, तो अब इसके बाद क्या होता है कि बच्चा, फिर माएँ जब बच्चा पैदा होता है तो डायरेक्टली डाल देती हैं टॉप फीड पे, जिसके बारे में हमने बहुत सारी गुफ्तगू की हैं। और टॉप फीड पे डालने से वही अनहेल्दी डाइट से कुछ बच्चे तो डायरिया के शिकार हो जाते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो मोटापे के शिकार हो जाते हैं। अब जो बच्चा नॉर्मली पैदा होता है, एक बच्चे ने आप समझें कि 3.2 kg का पैदा हुआ, जो WHO हमें गाइडलाइन देती है 3.2 kg का पैदा हुआ, तो एक साल में इसका वेट होना चाहिए 10 kg। ठीक है। हर साल 2 kg बढ़ना चाहिए, 2 साल पे 12, 3 साल पे 14, 4 साल पे 16 किलो, 5 साल पे 18 किलो, 6 साल पे 20 किलो। ठीक है, ये एक नॉर्मल स्क्वेजल है। ओके। फर्ज करें कि एक बच्चा 1 साल का हुआ या 2 साल का हुआ और 2 साल पे 12 किलो नॉर्मली होना चाहिए, चलें +2 ले लें 14। अगर +2 से भी ऊपर चला गया, मतलब 15 हो गया, 16 हो गया या 20 हो गया, इसका मतलब कि वो ओबेसिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है। उसके साथ हाइट को कैलकुलेट करनी है। हाइट अगर एक साल में 75 है, दूसरे साल 85 है, तीसरे साल 95 है, चौथे साल 5 सेंटीमीटर बढ़ेगी, 100 हो जाएगी। अगर वो हाइट छोटी है और बच्चा मोटा हो रहा है, इसका मतलब वो शॉर्ट स्टेचर की तरफ आ गया है। ओके। और ओबेसिटी भी हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इसको नोट करना जरूरी है। कुछ बच्चे मैल न्यूट्रिएंट होते हैं, वेट भी कम, हाइट भी कम, इसका मतलब इसके अंदर माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट कम हो गया है। मतलब या तो ये मैल एब्जॉर्प्शन का शिकार हो गया है, या कोई अंदर से बीमारी है, या उसको डायरिया बहुत रहा है, टॉप फीड पे बहुत ज़्यादा अनहाइजीन कंडीशन से रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें, ये चीज़ें। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है इनके साथ, ओबेसिटी। कुछ बच्चे अनहेल्दी डाइट जब 2 साल से आप स्टार्ट कर देते हैं, स्पेशली आप जो कैंस फूड इस्तेमाल करते हैं, कई दफ़ा ओबेसिटी करा देते हैं। ठीक है। और साथ में जो है आपकी ओबेसिटी के साथ साथ बहुत सारी दूसरी डिजीज भी करता है, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ओबेसिटी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है? कि आपका वेट आपकी कैलकुलेशन से +4 की तरफ चला जाए तो आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। ओके। अब ओबेसिटी में सबसे खतरनाक चीज़ जो होती है वो है आपके जो मसल्स हैं वो बहुत बल्कि होना शुरू हो जाते हैं। आपका वेट आप बैलेंस नहीं कर सकते, आपकी चाल बैलेंस नहीं होगी, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, आपके अंदर जो आपके घुटने हैं वो आगे जाके वीक होंगे, और स्पाइनल कॉर्ड के मसाइल बहुत सारे हो जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। फिर ओबेसिटी के साथ जो साथ चीज़ लगी हुई है वो है डायबिटीज़, वो बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है। और वही ओबेसिटी के साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है, हाइपोथायरॉइड। तो ये 2 अलग अलग फैक्टर्स हैं जो आप
को इन चीज़ों को अर्ली उसमें डायग्नोस करना है। अब ओबेसिटी जब ज़्यादा होती है तो ऑफ कोर्स एक तो आपको कहते हैं कि वाई ओबेसिटी इज़ इन आवर कंट्री बिकॉज नो वन रन्स इन द फैमिली। ये एक कहावत है कि हमारे यहाँ पे तो ये भी एक सिस्टम नहीं है। जी, किसी को कहो वॉक का, किसी को कहो एक्सरसाइज का, तो कहेगा कि यार टाइम नहीं है। टाइम एग्जैक्टली। बच्चे के साथ भी बच्चे का प्रेशर इतना है, भाई बच्चे का प्रेशर है तो बच्चे को आप शाम में तो फारिग करें। बच्चे को इतना पूरा दिन रगड़ देते हैं स्कूल और मदरसे में कि वो उसको पता ही नहीं चलता कि मेरा दिन कहाँ गया। एग्जैक्टली। अच्छा, कुछ बच्चे बैठे बैठे ही मोटे हो जाते हैं। एक तो जेनेटिकली भी जेनेटिक्स में आ रहा है, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है, उसमें डायबिटीज़ भी आ जाता है, उसमें हाइपोथायराइड भी आ सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें जेनेटिक्स में आती हैं। जेनेटिक्स भी एक बहुत बड़ी फैक्टर है कि जेनेटिक्स आपका कितना बड़ा है। सांस की प्रॉब्लम हो जाती है डॉक्टर सांस का साहब। प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि आपके जो यहाँ के मसल्स सारे ऊपर आ जाते हैं तो लंग्स को दबाते हैं। बिल्कुल। तो आप हपकाना शुरू कर देते हैं जब ज़्यादा चलते हैं, तो आप चल ही नहीं रहे। मैंने कहा ना, नो वन रन्स इन द फैमिली, तो ओबेसिटी तो बढ़ेगी। बिल्कुल। फिर अनहेल्दी डाइट। बच्चा 2 साल का हुआ नहीं, माँ कैबिनेट की कैबिनेट भर देती हैं जंक फूड से। जहाँ गई बड़े स्टोर पे, वो वहाँ से ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, चीज़ ले लिया, बटर ले लिए। अब अनहेल्दी डाइट जो है आप जितना खिलाएंगी वो तो ओबेसिटी करेगा। तो आपने ये फरमाया कि अगर हम लोगों ने रोकथाम नहीं की सही वक्त पे, अगर बर वक्त हम लोगों ने जो है वो कोताही बरती, तो हमारे बच्चों को अल्लाह ना करे डायबिटीज भी हो सकती है मोटापे की वजह से। जी बिल्कुल हो सकती है। और हम इसको डायग्नोज किस तरह से करें डॉक्टर साहब? अच्छा, एक डायबिटीज, 2 डायबिटीज हैं। एक डायबिटीज तो ये है जो वेट कम करती है। शुरू में जब डायबिटीज शुरू होती है, जुवेनाइन हो मतलब छोटे बच्चों को या बड़ों को, शुरू में वेट अचानक कम होना शुरू होता है और यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, पेशाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पोली यूरिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेशाब आती है, शुगर आ जाती है पेशाब में। वो डायग्नोसिस ही वहीं से बनती है। ओके। हम बच्चों की बात करें तो बच्चा एक तो ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज हुई आफ्टर द एज। एक तो पहले ओबेसिटी हो गई, फिर आफ्टर द एज एक डायबिटीज टाइप 2 हो गई आगे जाके। एक होती है डायबिटीज टाइप 1 जो अर्ली ऑनसेट में हो जाती है, मतलब 6 साल 7 साल 5 साल में पकड़ी जाती है। अब पकड़ी कैसे जाती है ये एक बड़ा टेक्निकल सवाल है। कुछ दफ़ा बहुत ज़्यादा यूरिन में इन्फेक्शन आया, आपने अचानक किसी डॉक्टर के पास गए, उसने यूरिन DR करा लिया, उसमें शुगर आ गई, वो अर्ली ऑनसेट पकड़ी गई। ओके। कुछ दफ़ा बच्चे का वेट अचानक गिरना शुरू हुआ, पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो गई, उसमें पकड़ी गई। कुछ दफ़ा अचानक ही बच्चा सडनली हाइपरग्लाइसीमिया में चला गया, शुगर लेवल हाई हो गया, इंसुलिन लेवल बिल्कुल लोअर साइड पे चला गया और जो है सडनली जो है वो ICU में पहुंच गया। अब इस पे भी 2 कैटेगरीज हैं। कई दफ़ा वो हॉस्पिटल गया, आपने भाई अस्थमा और नमूनिया की ट्रीटमेंट शुरू कर दी, किसी ने ABGs नहीं की। आर्टीरियल ब्लड गैसेस, शुगर लेवल और यूरिन DR, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके साथ पोटाशियम और ये जो भी चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा हैं। जो DK डायबिटीज कीटोएसिडोसिस, ये एक अलग किस्म की डायबिटीज़ है जो अचानक ही ICU में पहुंचवा देती है। और वो डायग्नोस ही उस वक्त होती है, जुवेनाइल डायबिटीज जो डायबिटीज टाइप 1 है, उस वक्त डायग्नोस होती है जब बच्चा ICU में पहुंचता है। जब ICU में पहुंचता है तो सडनली जो है चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, उसको कुछ टाइम लगता है। अब उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप किस हॉस्पिटल जा रहे हैं, कहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कैसी ट्रीटमेंट हो रही है, तब वो डायबिटीज़ उस वक्त डायग्नोस भी होगी और मैनेज भी हो जाएगी विद इन 72 to 96 आवर्स पे। ओके। फिर वो सारी ज़िंदगी इंसुलिन पे रहेगा, लेकिन विथ डायबिटीज़ के साथ इंसुलिन के साथ डाइट मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे जाके जो एक डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ टाइप 2, ओबेसिटी की शिकार, ओबेसिटी की वजह से भी होती है और जेनेटिक्स भी होती है, चल रही है, खानदानी डायबिटीज़ चल रही है तो हो जाएगी। उसमें आपको बहुत रेगुलरली देखें, एक तो डाइट कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे भी आप देखें, हो सकता है कुछ जेनेटिकली मसाइल आप ठीक ना कर सकें, मगर कई दफ़ा चीज़ें आप मैनेज कर लेते हैं, आप अपने आप को कंट्रोल करा लेते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल है, जेनेटिकली आता है, डायबिटीज़ जेनेटिकली आता है, उसको आप मसाइल को ठीक कर सकते हैं। कब? जब आप रेगुलर एक्सरसाइजेज, डाइट कंट्रोल, सुबह का नाश्ता, हैवी जंक फूड नहीं खाएंगे, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें नहीं खाएंगे, ज़्यादा फ्रूट्स पे रहेंगे, वेजिटेबल्स पे ज़्यादा रहेंगे, करेले ज़्यादा खाएं, तो
इससे डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। डॉक्टर साहब, क्या हम जो अपने बच्चों को इतना प्रेशराइज करते हैं, डिफरेंट तरह का प्रेशर उनके ऊपर मरतब करते हैं, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो अच्छे मार्क्स लाने का हो, चाहे किसी भी किस्म का, पेरेंट्स जो करते हैं, उसकी वजह से भी बच्चा जो है वो ओवर ईटिंग करता है, डिप्रेस रहता है, एंजाइटी का शिकार होता है, और फिर जाके उसको जो है मसाइल होते हैं, क्योंकि जब आप उनका ब्रेन जो है ना वो प्रॉपर एक्टिव नहीं होता बच्चों का। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की जानिब, और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंटेंस टॉपिक पे जिसको हम लोग बहुत लाइट लेते हैं। बच्चों में मोटापा, बढ़ता हुआ मोटापा, हम लोग इतना ज़्यादा फोकस ही नहीं करते कि वो अगर हमने बर वक्त उसको ना रोका तो उससे कितनी मुश्किलात हमारे बच्चे की ज़िंदगी में हो सकती हैं। तो बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की जानिब और बात कंटिन्यू करते हैं। जी डॉक्टर साहब। तो हम वहाँ हमारी बात कटी थी कि हाइपोथायराइड, कोलेस्ट्रॉल और ना खाना खाने से भी हमारा वज़न बढ़ता है और हम फूलते हैं। और कई दफ़ा हम जब हाइपोथायराइड का शिकार होते हैं तब भी हमारा वेट बढ़ता है। विटामिन डी कम होगा तब भी हम ओबेसिटी की तरफ जाएंगे। तो ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम छोटी छोटी चीज़ें जो है लैक करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि किन चीज़ों की वजह से हमारा प्रॉब्लम बढ़ रहा है। थर्डली, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल के ज़माने में जो बढ़ रहा है वो है इंसुलिन। इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अचानक जो है हमारा डायबिटीज़ भी बढ़ती है। आफ्टर डायबिटीज़ बढ़ेगी, पहले तो इंसुलिन लेवल बढ़ेगा, जिसको हमें इंसुलिन लेवल को कम करना होता है। ठीक है। और कई दफ़ा इंसुलिन लेवल कम करने की वजह से हमारा वेट कम होता है, और इंसुलिन लेवल बढ़ता है तो हमारी अचानक जो है वेट बढ़ना शुरू होता है, और हमारी बॉडी के अंदर कुछ जगहों पे ब्लैक निशान हो जाते हैं। ब्लैकिश स्पॉट्स आना शुरू होते हैं, या बगल के अंदर, गर्दन के पीछे, यहाँ पे, एंकल्स पे, हर जगह पे ब्लैक स्पॉट्स आएंगे, जिसको हम कहते हैं काले निशान जो पड़ जाते हैं। उसको हम ट्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कुछ मेडिसिन, जो देने से चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जब बेहतर होती हैं तो इंसुलिन लेवल गिरता है, हमारा वेट भी गिरना शुरू होता है, और वो काले निशान भी गायब हो जाते हैं। ओके। अब कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम कभी डायग्नोस ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्रॉपर डॉक्टर के पास नहीं जाते, या हम उन चीज़ों के लिए नहीं जाते। अब कई दफ़ा माएँ आती हैं, एक प्रॉब्लम को लेके आएंगी, 4 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगी। तो आपको जब डॉक्टर के पास जाना है तो एक प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से लिख के जाना है। देखिए, एक टॉपिक पे जाएंगे तो उसका इलाज प्रॉपर होगा, 4 टॉपिक पे जाएंगे तो कभी इलाज नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस पे वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो फिर चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और बहुत सारी मेडिसिन भी हो जाती हैं। तो बी फोकस्ड व्हेन यू गो टू ए डॉक्टर कि आपको किस टॉपिक पे बात करनी है, ओबेसिटी पे बात करनी है या किसी बीमारी पे बात करनी है। आए हैं आप डॉक्टर के पास 103 फीवर लेके और साथ में ओबेसिटी की या दुबलापन की बात कर रहे हैं। वो ये होता है ना कि कम खर्च बाला नशी की ख्वाहिशवार हमारी बहनें होती हैं, वो कहती हैं एक ही फीस में डॉक्टर साहब से सारी बातें पूछ के चले। बस, तो इस पे कंफ्यूजन ज्यादा रहती है और इलाज कभी भी नहीं हो सकता। तो प्रॉपर तरीके से इलाज कराने के लिए आप उसी टॉपिक के लिए जब आएंगी तो आपको चीज़ें आपको अच्छी तरह गाइड भी मिलेंगी और ऑटोमेटिकली आपका बच्चा बेहतर ज़िंदगी गुजार सकेगा। डॉक्टर साहब, ये जो बच्चों को खाना खिलाने की हैबिट होती है, उसको जो है मतलब माएँ जो हैं उनको 3 टाइम 4 टाइम रोटी ही खिला रही होती हैं, या फिर कोई ऐसी अगर चिकन खिला रही है तो फिर चिकन ही खिला रही हैं। तो बच्चों की बैलेंस डाइट को किस तरह से जो है ना वो पोर्शंस में कंट्रोल करें, और जब बच्चा कह रहा है कि मेरा पेट भर गया तो अम्मा अब्बा को किस तरह से समझाए, क्योंकि अम्मा अब्बा तो बच्चों के ऊपर बजीद होते हैं कि बेटा खाओ बेटा खाओ, खा खा के उनके मैदे का मुंह इतना बड़ा करवा देते हैं कि फिर बाद में खुद ही टेंस होते हैं। अच्छा, आपको देखिए, खाना खाएगा तो वेट अप्रोप्रिएट रहेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
जब आपको लगे कि आपका बॉडी मास इंडेक्स कहीं ख़राब हो रहा है, अब तो आपके पास गैजेट्स हैं, आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपने BMI का एक कैलकुलेशन निकाली, एक बच्चे की घर पे हाइट की इंचेस में और किलोग्राम्स में आपने वेट डाला, आपको BMI पता चल जाएगा कि एक्चुअली इसका वेट कैसा है एज के हिसाब से। और आपको मैंने पहले सारी बता भी दी कि वेट इतना होना चाहिए 4 साल पे, 5 साल पे। तो ये इंपॉर्टेंट है फैक्टर। तो पहले तो दूसरा, एनर्जी लेवल कैसा है, लर्निंग कैसी है उस खाने पे। अब देखिए 4-5 भाई बहन हैं या आप दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये ज़रूरी नहीं कि एक बच्चा 1 रोटी खा रहा है या एक बच्चा 4 रोटी खा रहा है। एक भाई 4 रोटी खाएगा, एक भाई 1 रोटी खाएगा। वो 1 रोटी में ज़्यादा हेल्दी अपनी चीज़ें गुजार रहा होगा निस्बतन को 4 रोटी के। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको डिस्टिंग्विश करना है उस बच्चे में और इस बच्चे में, कि वो बच्चा 1 रोटी में पूरी एनर्जी बरकरार कर रहा है और वेट भी मेंटेन है, हाइट भी सही रह रहा है, और एक बच्चा उस कैलोरीज में ओबेसिटी की तरफ जा रहा है और सुस्त पड़ रहा है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, बिल्कुल कैलकुलेशन करके आपको ये देखना है कि कहाँ बच्चे को हमें लेके जाना है। तो ये खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। दूसरा, एक्स्ट्रा डोज ऑफ खाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको कैलोरीज इंपॉर्टेंट है। ग्लूटेन तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ग्लूटेन से थोड़ा सा बच के ही रहना चाहिए। वीट कम खाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वीट आपको फुलाता है। तो बेहतर ये है कि आप प्रोटीन्स पे ज़्यादा जाएं। प्रोटीन्स वाली चीज़ें आप जितना अच्छा खाएंगे, आपकी बॉडी नरिश भी होगी, आप जवान भी ज़्यादा रहेंगे, थकेंगे भी नहीं, और प्रॉपर तरीके से आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, बीमारियों से भी दूर। वीट आपको बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि GI सिस्टम के लिए, पेट के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, आपकी दूसरी शुगर लेवल बढ़ाने के लिए प्रॉपर तरीके से ग्लूटेन चाहिए, वीट भी चाहिए, बैड कार्ब्स भी चाहिए, लेकिन कितना? 20%। ओके। अब आप उसको, आपने सालन और गोश्त इतना सा लिया है और 4 रोटियां ले ली, अब इतनी बड़ी बड़ी रोटी के पीस में इतनी सी गोश्त डाल रहे हैं या सालन इतना सा डाल रहे हैं, तो आपने अनहेल्दी डाइट ज़्यादा ले रहे हैं। मतलब रोटी, सालन ज़्यादा जिसमें ऑयल है, और गोश्त आप कम ले रहे हैं। तो आपने क्या कैलकुलेशन की इसमें? उसमें आपने कार्ब्स और फैट ज़्यादा कर दिया, और प्रोटीन्स जो है वो आपने लोअर डाउन कर दिए। बिल्कुल। करना कितना है? गोश्त की हिस्सा ज़्यादा लेना है, रोटी का हिस्सा कम लेना है, ऑयल ना होने के बराबर लेना है। उसमें वेजिटेबल्स जितना हो उतना अच्छा है, तो आपकी कैलोरीज और बिल्टअप होंगी। जितना वेजिटेबल्स खाएंगे, वेजिटेबल्स में जितने मैल नरिश विटामिन होते हैं और किसी में नहीं मिलते हैं। तो प्रोटीन्स, वेजिटेबल्स, ग्लूटेन कम और फैट्स भी कम, खुद ब खुद आपका बच्चा जो है हेल्दी नरिशिंग जिंदगी गुजारेगा। या सिर्फ बच्चा नहीं, मैं कहता हूँ सब ह्यूमन बीइंग के लिए, जितने भी लोग, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे जवान, सबके लिए यही डाइट होनी चाहिए। यही डाइट होनी चाहिए। तो क्यों हम लोग गो ग्रीन, जो हमारा एक लोगो है, जो हम बोलते हैं कि सब्जियों की तरफ आए, क्यों हम लोग जो है इस बात को कहीं भूले भटके हो जाते हैं और अपनी जिंदगी में फास्ट फूड, जंक फूड की तरफ इतने ज्यादा हमारा रुझान क्यों? हालांकि हमें पता है कि ये हमारे लिए मुज़िर सेहत है, फिर भी। आपने गांव में देखा है कि लोगों की जिंदगी लंबी होती है, दूसरा उनकी सेहत भी बहुत अच्छी होती है, दूसरा उनकी एक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है, उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, सब नरिश्ड होते हैं। क्यों? गुर्बत वहाँ पे सबसे ज़्यादा है जी, मतलब नरिश रहते हैं, बीमारियाँ भी कम ही होती हैं, हार्ट अटैक्स भी कम ही होते हैं, बिल्कुल, लंबी ज़िंदगी गुजारते हैं। क्यों? रेस्टोरेंट्स नहीं, रेस्टोरेंट्स नहीं, एग्जैक्टली। उनको बीवियों को खाना, सब्जी बनाना आती है ज़्यादातर। यहाँ की माओं को सबसे ज़्यादा है रेस्टोरेंट्स में जाना। हफ्ते में 3 दिन तो आजकल कराची की आवाम सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो 3 दिन भी कम कह रहा हूँ, शायद 4 दिन भी ऐसा होता है। एग्जैक्टली। चाहे वो मीडियम क्लास हो, अपर हो, लोअर हो, छोटे से उसमें बर्गर पे भी चले जाएंगे, लेकिन जाएंगे ज़रूर। अग्री। तो बनाने का तरीका, सलीका, फूड बनाने का और हुनर, शेफ नौरीन इतना सिखाती हैं, मेट्रो न्यूज़ इतना ज़बरदस्त रोज़ एक प्रोग्राम करता है, रोज़ एक डिश सिखाते हैं और हेल्दी डाइट बनाना सिखाते हैं। बिल्कुल, कि जो आप घर पे बनाएं। वो क्या करती हैं? पैक फूड उठा लेती हैं, खाना बनाना ही नहीं आता, या सलीका नहीं है, या वो अटायर नहीं पैदा कर सकती खाने बनाने का जिस पे हमारे घर वाले अट्रैक्ट हो खाना खाने से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब शुरुआत जो है वो खाने से होती है। आपने देखा हिंदू फैमिलीज जो है सबसे ज्यादा सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं। क्यों? और उनकी आप वेजिटेबल्स खा लें, आपको लगेगा आप गोश्त खा रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि उनको बनाने का तरीका है, सलीका है। लेकिन वही वाली बात है, सिटी और रूरल एरिया में इतना फ़र्क है
कि गांव देहात में रेस्टोरेंट्स का निज़ाम नहीं है, वो खाना घर पे ही खाना है, या फिर बीवी आके फार्म पे जो है इनके जो खेती बाड़ी जहाँ हो रही है या जो भी काम हो रहा है वहाँ पे वो खाना दोपहर को जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे तो ऐसा निज़ाम ही नहीं है। नहीं है। यहाँ पे तो बच्चा भी अगर सुबह पैसे लेके जाएगा कैंटीन से, जो चीज़ें खानी होंगी वो अनहेल्दी डाइट लेगा, सारी चीज़ें ऐसी लेगा जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। हेल्दी डाइट तो कभी पूरा नहीं हो सकता। आगे जाके वही माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कई दफ़ा पी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है। आपने आजकल देखा होगा एंगुलर स्टोमेटाइटिस, यहाँ छाले निकल आते हैं, मुंह में छाले निकल आते हैं, ज़बान पे छाले निकल आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसी सिचुएशन में गुजरती हैं। तो ये किस वजह से होते हैं डॉक्टर साहब? इनकी सबसे बड़ा जो आपने कहा, वेजिटेबल्स पर ध्यान ही नहीं है। हम वेजिटेबल्स खाते नहीं हैं। अगर वेजिटेबल्स खाते भी हैं तो इतना पका लेते हैं कि उसके मिनरल्स ज़ाया हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। वेजिटेबल्स कच्चे खाने की आदत करनी चाहिए, तो उसमें बी कॉम्प्लेक्स मिलता है। जितना अंडरग्राउंड फ्रूट खाएंगे इतना आपकी वेजिटेबल्स में आपको कैलोरीज और अपना बी कॉम्प्लेक्स मिलता रहेगा। अब ABC जूस में कितने प्रोग्राम्स किए हैं, एप्पल, बीटरूट और कैरेट के, मतलब दुनिया का बेस्ट मिरेकल जूस है ये। आपको सब कुछ मिल जाएगा। रोज केला खाएं, रोज खजूर खाएं, रोज ये जितने भी फल जो वेजिटेबल्स जमीन के अंदर ग्रो करते हैं वो आप खाना शुरू करें, आपकी हेल्थ वैसे ही अच्छी हो जाएगी। हमने मूली खाते ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम शलजम नहीं खाते, हम लोबिया नहीं खाते हैं। पता ही नहीं है लोगों को लोबिया क्या चीज़ है। लोबिया बेस्ट प्रोटीन, बेस्ट आयरन। वाह। अब लोग अगर फर्ज करें बच्चा शाम में जंक फूड खा भी रहे, ठीक है, मैं मना नहीं करता, अगर नूडल्स बना दिए कोई बात नहीं, आपने फ्राइज बना दी, उसके साथ आपने फ्राइज के साथ लोबिया भी फ्राई कर दिए, आपने लोबिया को जो है साथ में वेजिटेबल्स को भी फ्राई कर लेना, मतलब, और आपने नूडल्स बनाए उसमें लोबिया भी मिला दिया, क्रिएशन कर दिया। क्रिएशन। देखिए वही वाली बात कि आपकी जो पहला वाला सवाल का ये आंसर है क्रिएशन। कई दफा मैं न्यूट्रिशन के जब प्रोग्राम्स कर रहा होता हूँ तो उसमें यही होता है कि एक सप्लीमेंट से आप बर्गर की पैटी कैसे बना सकते हैं, बट ये तो आर्ट है कि आप उसकी कैलोरीज को कैसे मेंटेन करके कैसे इसको लेके जाते हैं कि मोटापा भी ना हो, दुबलापन भी ना हो, दोनों चीजें साथ में चलानी है। तो ओबेसिटी कहाँ से आएगी? ओबेसिटी कभी भी नहीं आएगी। अगर आप देखें ना गांव के लोगों को कहाँ ओबेसिटी होते हो, तो चलते फिरते रहते हैं, उनका ना बच्चे ओबेसिटी होते हैं। ओबेसिटी यहाँ वाले बच्चों को होता है। बिल्कुल, हमारे बच्चे थोड़े चंद कदम चले और थक जाते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि चलने की आदत ही नहीं। बिल्कुल, मैंने कहा ना, नो वन रन इन द फैमिली। बिल्कुल, तो नो वन रन इन द फैमिली तो सारी चीजें खराब होती हैं। उनको टाइम ही नहीं है कि कब वॉक करनी है, क्या एक्सरसाइज हो। एक्सरसाइज होती क्या है? स्कूल में भी एक निज़ाम पहले हुआ करता था। स्कूल के दो निज़ाम से मैं अभी बहुत इख्तलाफ करता हूँ। एक तो एक ज़माने में असेंबली होती थी, अब असेंबली का कोई रिवाज नहीं। एक ज़माने में कौमी तराना पढ़ाया जाता था, जब पे आती है तो हर बच्चे को याद होती थी। ये दो चीज़ें बहुत मस्त थी असेंबली में, अब वो ख़त्म हो गया। फिजिकल ट्रेनिंग अब तो नाम ही नहीं है कि पीटी क्या होती है। अच्छा, पीटी में भी एक है कि पीटी कैसी करवाते हैं वो, मतलब ऐसी कि ऐसे लगे कि पीटी के नाम से दबा है। तो आपको प्रॉपर एक, देखिए लास्ट टाइम भी एक मैंने बात बताई कि सारी चीज़ें स्कूल में 8 घंटे अगर है तो आप 9 घंटे कर दें। 1 घंटा कुरान का भी दे दें, 1 घंटा फिजिकल ट्रेनिंग का दे दें, आपको 1 घंटा कुकिंग सिखाने का हो, 1 घंटा जो है मैंने आपको उस दिन बताया था टेक्निकल ट्रेनिंग हो, और बाकी टाइम पढ़ाई हो। ज़रूरी थोड़ी रत्तू तोते की तरह आपने स्कूल के निज़ाम को जो है बस इसी तरह बना दिया। आपने ये चीज़ें भी 3 सब्जेक्ट ऐड ऑन करने हैं। मुख्तलिफ ज़बान एक होनी चाहिए, आपको ये इंटरेस्ट होना चाहिए, ये ज़बान भी सीखनी चाहिए। आपको 4-5 ज़बानें एक वक्त में आ जानी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जो हम नहीं करते हैं। तो ना करने की वजह क्या हम लोग जो है वो ज़हीन नहीं है? क्या हमारे पास सोचे समझने की सलाहियत नहीं है? हम बाशऊर हो गए, हमें समझना ही नहीं है, इन चीज़ों से दूर रहना है। जैसे हम कहते हैं ना, कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ना है, वरना उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है, हमें समझना नहीं है। अगर हम समझेंगे तो हमें उस लाइफ में जाना पड़ेगा, और उस लाइफ में ना घर की जो बिग बॉस है वो जाने देगी, ना वो जो दूसरा बॉस जो है वो उस काम को फॉलो करेगा। तो मतलब हम उसी में खुश है जितना हमें आता है, बस उससे आगे हमें बढ़ना ही क्योंकि नहीं। हमें बचपन से सिखाया भी नहीं है जी, क्योंकि सिखाने का स्टाइल 2 तरफा है, या घर का है या स्कूल का है। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। डॉक्टर साहब, आज का प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच जी। जी नाज़रीन, इसी के साथ साथ अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली को इजाज़त दी। चला कल आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए और हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह, हाफिज़।